गुड मॉर्निंग बच्चों। आपके अच्छे दिन की शुभकामनाओं के साथ आइए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। आज का जो वीडियो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज के वीडियो में हम दो पार्ट देखने वाले हैं। जो पहला पार्ट होगा वो डिमॉन्स्ट्रेशन से रिलेटेड होगा, जिसके अंतर्गत हम प्रकाश के परावर्तन के बहुत सारे फैक्ट प्रूव करने वाले हैं। वीडियो के दूसरे पार्ट में हम जो डिमॉन्स्ट्रेशन में देखेंगे उस सारी चीज़ों का हम विश्लेषण करने वाले हैं, यानी कि जो हमने डिमॉन्स्ट्रेशन देखा उससे जो फिज़िक्स की थ्योरी है वो बनाने वाले हैं। तो आइए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं, जो कि होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग। तो देखिए, आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा एक टॉर्च, वाइट बोर्ड और कैमरा स्टैंड। इस टॉर्च को मैं एक ऑब्जेक्ट के रूप में लेने वाला हूँ और साथ ही मैं ये आपको दिखाने वाला हूँ कि एक अवतल दर्पण के द्वारा किस तरीके से प्रतिबिंब बनता है। आप अपनी स्क्रीन पे देखिए, आपको कुछ रेड कलर में लिखा हुआ दिख रहा होगा। अभी वो आपको धुंधला दिख रहा है। लगातार अवतल दर्पण की जो पोजीशन है उसे मैं चेंज कर रहा हूँ और अब धीरे धीरे जो लिखा हुआ है वह साफ दिख रहा है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है परफेक्ट फिजिक्स क्लासेस। यहाँ मैं अवतल दर्पण की स्थिति में लगातार परिवर्तन कर रहा हूँ, जिसके कारण पर्दे पर बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति में भी परिवर्तन हो रहा है। इसमें लिखा हुआ है परफेक्ट फिजिक्स क्लासेस। वहाँ सामने से लाइट कैमरे में पड़ रही है, इसलिए बहुत अच्छे तरीके से वो आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन मैं जूम करके आपको वो लिखा हुआ भी दिखाने वाला हूँ। तो ये जो लिखा हुआ है साथ ही यह उल्टा लिखा, यानी परफेक्ट सबसे नीचे है। तो देखिए, इसको जूम करके देखते हैं कि इसमें लिखा क्या है। तो आप देखिए, इसमें लिखा हुआ है परफेक्ट फिजिक्स क्लासेस, जो कि उल्टा दिख रहा है। उसके पश्चात मैंने टॉर्च में जो लिखा हुआ था उसे पहले ही उल्टा कर दिया, यानी कि प्रतिबिंब बनने से पहले ही मैं इसे उल्टा कर देता हूँ और अब ये जानने की कोशिश करता हूँ कि जो प्रतिबिंब बनेगा वह किस तरीके का बनेगा। तो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं जो परफेक्ट है वो सबसे ऊपर है। अभी मैं इसका एडजस्टमेंट कर रहा हूँ, लेकिन वहाँ मुझे दिख रहा है कि सबसे ऊपर परफेक्ट लिखा हुआ है, उसके बाद फिजिक्स क्लासेस करके लिखा हुआ है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि अवतल दर्पण ने जो अब उल्टा था उसे सुलटा कर लिया है। तो इस प्रयोग को करने के पश्चात हमें यह समझ में आया कि एक तो पर्दे पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है और वह प्रतिबिंब उल्टा बनता है। साथ ही जो प्रतिबिंब की स्थिति है वो कहीं ना कहीं जो दर्पण है और वस्तु है उसके बीच की दूरी के आगे पीछे, यानी बढ़ने और घटने पर उसकी स्थिति में भी लगातार परिवर्तन होता है। अब मैं लेने वाला हूँ उत्तल दर्पण और फिर हम देखेंगे कि वहाँ स्क्रीन पर क्या होता है। तो देखिए, उत्तल दर्पण लेने पर वहाँ स्क्रीन पर केवल लाइट का परावर्तन हो रहा है और हमें जो लाइट है वह फैली हुई नज़र आ रही है। कोई भी लिखा हुआ हमें वहाँ नज़र नहीं आ रहा है। साथ ही अब मैं लेने वाला हूँ समतल दर्पण। जब मैं समतल दर्पण लेता हूँ तो वहाँ स्क्रीन पर मुझे फिर से एक आयताकार स्पॉट दिख रहा है। यदि मैं दर्पण को जो टॉर्च है उसके और नज़दीक ले जाता हूं तो देखिए, वहां स्क्रीन पर बड़ा स्पॉट दिख रहा है, ब्राइटनेस बढ़ रही है, लेकिन अभी भी मुझे कुछ भी लिखा हुआ नज़र नहीं आ रहा है। इसका अर्थ ये हुआ इन दोनों दर्पण से कोई भी प्रतिबिंब नहीं बनता है। अब मैं आपको दिखाने वाला हूं कि यदि हम किसी दर्पण में देखते हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा दिखता है। यहाँ देखिए, आप समतल दर्पण में गौर से देखिए, वहाँ एक आर सुलटा है और एक आर उल्टा है। अब मैं आपको डायरेक्ट कैमरे में दिखाने वाला हूँ कि इस पर्चे में मैंने क्या लिखा हुआ है। तो देखिए, पहले नंबर पर सुलटा आर है और दूसरे नंबर पर उल्टा आर है। आपने जो प्रतिबिंब देखा था उसमें दूसरे नंबर में सुलटा आर था और पहले नंबर पर उल्टा आर था। इसका अर्थ ये हुआ कि इसने जो है पोजीशन चेंज कर दी। ठीक इसी प्रकार जो उत्तल दर्पण होता है वह भी इसी तरीके का प्रतिबिंब बनाता है, लेकिन उस प्रतिबिंब का जो साइज है वह बहुत छोटा है। इसीलिए इसका प्रयोग हम वाहनों में पीछे देखने के लिए करते हैं।
और अब बात करते हैं उत्तल दर्पण की। तो उत्तल दर्पण में देखिए सबसे पहले जो 2 आर थे अब उनमें से केवल 1 आर दिख रहा है। साथ ही जब मैं उस लिखे हुए पर्चे को दर्पण के सम्मुख आगे और पीछे करता हूँ तो कहीं ना कहीं जो आर है उसके आकार में परिवर्तन हो रहा है। इसका अर्थ ये हुआ कि जब हम दर्पण के सम्मुख जो वस्तु है उसकी स्थिति में परिवर्तन करते हैं तो प्रतिबिंब की स्थिति में भी परिवर्तन होता है, यानी कि उसके आकार में परिवर्तन होता है। वह या तो छोटा होता है या तो बड़ा होता है। और साथ ही हमने यह भी देखा था कि जो अवतल दर्पण होता है उसके द्वारा हमेशा एक वास्तविक प्रतिबिंब बनता है और उसे हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। इसी के आधार पर हम यह कहते हैं कि जो प्रतिबिंब होते हैं वह 2 प्रकार के होते हैं। एक वास्तविक प्रतिबिंब जो कि पर्दे पर हमें दिखता है और एक अवास्तविक प्रतिबिंब जो कि हमें पर्दे पर नहीं दिखता है, लेकिन जब हम दर्पण में देखते हैं तो वो प्रतिबिंब हमें दिखता है। जैसे कि हम घर में एक दर्पण के सम्मुख खड़े होकर अपना प्रतिबिंब देखते हैं। देखिए यहाँ पर एक लाइट है जिसको मैं वहाँ पर्दे पर देख रहा हूँ। तो जो आपने इससे पहले उस लाइट में स्पॉटिंग देखी थी, यानी कि जो अलग अलग बल्ब दिखे थे, वहाँ स्क्रीन पर मैं आपको उन बल्ब को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। लगातार जो है दर्पण की स्थिति में परिवर्तन करने पर वहाँ पर्दे पर भी जो है प्रतिबिंब की स्थिति में परिवर्तन हो रहा है। आइए इसे समझने के लिए व्हाइट बोर्ड पर चलते हैं। तो आइए बच्चों अब व्हाइट बोर्ड पर चलते हैं और यह देखने की कोशिश करते हैं कि जो भी हमने अपने प्रयोग में अभी तक किया वो सारे टर्म क्या थे और भौतिक विज्ञान में उनको हम किस तरीके से परिभाषित करते हैं। ये सारी चीजें सीखने के लिए हमें प्रयोग को अपने दिमाग में रखना पड़ेगा और उसके पश्चात देखिए सारी चीजें हमें समझ में आ जाएगी। सबसे पहले हम जब प्रयोग प्रारंभ कर रहे थे तो हमने देखा था कि एक टॉर्च था और उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ था। तो वो हमारा ऑब्जेक्ट है, यानी वस्तु है, उसे हम दर्पण में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले जिस भी वस्तु को दर्पण में देखा जाता है उसे हम वस्तु ही कहते हैं। उसके पश्चात हमने देखा कि जो टॉर्च के ऊपर लिखा हुआ है वह हमें व्हाइट बोर्ड पर, जिसे कि हमने पर्दे के रूप में प्रयोग किया था, वहां दिखा था। तो उसे हम प्रतिबिंब कहते हैं। तो जो प्रतिबिंब होता है उसे इस तरीके से परिभाषित किया जाता है, दर्पण के द्वारा जो वस्तु की आभा या आकृति, हम उसे एकदम से प्रतिबिंब नहीं कहेंगे, आभा या आकृति कहेंगे, प्राप्त होती है, उसे प्रतिबिंब कहते हैं। अब सबसे बड़ा प्रश्न यह आता है कि मैंने जो प्रयोग किया था उसमें 3 दर्पण लिए थे। अवतल दर्पण उसमें प्रयोग किया गया था, उत्तल दर्पण प्रयोग किया गया था और समतल दर्पण प्रयोग किया गया था। लेकिन हमने देखा कि केवल अवतल दर्पण के द्वारा ही पर्दे पर हमें वो प्रतिबिंब दिखा था। इसका अर्थ यह हुआ कि जो उत्तल दर्पण है और समतल दर्पण है उन दोनों के द्वारा कोई भी प्रतिबिंब नहीं बनता है। तो प्रतिबिंब की एक और विशेषता है, वह वास्तविक हो सकता है और अवास्तविक हो सकता है। वास्तविक का अर्थ होता है कि जो हमें पर्दे पर दिखे उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। आप इसे इस तरीके से समझ लीजिए कि जब मैंने दर्पण प्रयोग किया तो उस दर्पण के द्वारा जो टॉर्च के ऊपर लिखा गया था वो पर्दे पर दिख रहा था, तो वो वास्तविक प्रतिबिंब था। लेकिन जब मैंने उत्तल और समतल दर्पण प्रयोग किए तब हमें कुछ भी लिखा हुआ नहीं दिखा। तो फिर प्रश्न आता कि आभासी प्रतिबिंब क्या होता है। तो इसे आप इस तरीके से समझ लीजिए कि जब हम किसी दर्पण के सम्मुख खड़े हो जाते हैं तो उसमें हमें अपना छाया चित्र दिखता या हम दिख जाते हैं, तो उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। आभासी प्रतिबिंब देखने के लिए यह जरूरी है कि हमें दर्पण के सामने खड़ा होना पड़ेगा। तो प्रयोग में जो भी मैंने समतल दर्पण और उत्तल दर्पण में आपको आर लेटर लिखकर दिखाया हुआ था वो दोनों के दोनों आभासी प्रतिबिंब थे, जो कि हमने केवल जब दर्पण में देखा तभी देखे। तो इसका अर्थ यह हुआ कि जो वास्तविक प्रतिबिंब है वह पर्दे पर बनता है। इसके लिए एक और शर्त है, जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है उसमें जो प्रकाश किरणें हैं वो वास्तव में एक दूसरे के साथ
टकराती हैं, यानी कि प्रतिच्छेद करती हैं, उनके वास्तव में एक दूसरे के साथ मिलने के कारण प्रतिबिंब जो बनता है उसे हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। आगे की बातें समझने के लिए मैंने खुद को व्हाइट बोर्ड से अलग कर लिया है ताकि आपको जो भी व्हाइट बोर्ड पर लिखा है वो साफ साफ दिख जाए। तो सबसे पहले देखिए, जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है उसको इस तरीके से परिभाषित किया जाता है, जो प्रतिबिंब किसी पर्दे पर बनता है दर्पण में नहीं, उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। तो अवतल दर्पण द्वारा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। यहां पर आपका यह प्रश्न भी तैयार हो जाना चाहिए। अवास्तविक प्रतिबिंब, जो प्रतिबिंब दर्पण में देखने पर ही दिखता है, पर्दे पर नहीं बनता है, उसे हम अवास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। उत्तल और समतल दर्पण द्वारा अवास्तविक प्रतिबिंब बनता है। इसके पश्चात यह जानने की कोशिश करते हैं कि जो दर्पण होते हैं उनके संकेत क्या होते हैं, क्योंकि जब हम भौतिक विज्ञान में इनके छाया चित्र बनाएंगे या किरण आरेख बनाएंगे तो उस समय हम इन दर्पणों के ये संकेत बनाने वाले हैं। तो देखिए, जो समतल दर्पण होता है उसे एक लाइन द्वारा दिखाया गया है, पीछे की तरफ पॉलिश दिखाई गई है। इसमें जो किरणें आपतित होती हैं, यदि वो किरणें समांतर आती हैं तो उसी लाइन पर वापस हो जाती हैं। जो दूसरा चित्र है वह अवतल दर्पण का चित्र है। इसमें आप देख सकते हैं कि जो उभरी हुई सतह है उस पर हमने पॉलिश की हुई है। इस दर्पण में जो प्रकाश किरणें आपतित होती हैं, यानी कि यदि दर्पण के समांतर प्रकाश किरणें समांतर आती हैं तो परावर्तन के पश्चात वह अभिसारित हो जाती हैं। अभिसारित का अर्थ होता है वह एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं या किसी बिंदु पर एक दूसरे को मिलती हैं। जो अगला दर्पण है वह उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण में आप देख सकते हैं जो उभरी हुई सतह है वह परावर्तक तल है। तो इस दर्पण में जो प्रकाश किरणें समांतर आपतित हो रही हैं वह परावर्तन के पश्चात अपसारित हो जा रही हैं। अपसारित का अर्थ होता है डाइवर्ज होना, यानी फैल जाना। तो ये किरणें फैल जाती हैं, जो कि हमने अपने प्रयोग में भी देखी थी। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने बोर्ड पे लिखी हुई हैं, लगभग ये सभी चीज़ें हम अपने प्रयोग में ऑलरेडी देख चुके हैं। यानी हमें कुछ भी रटना नहीं है, हम खुद प्रयोग कर सकते हैं और उसके पश्चात हम ये सारी चीज़ें खुद भी लिख सकते हैं। यहाँ पर यह समझने की कोशिश करते हैं कि जो अवतल दर्पण है और उत्तल दर्पण है उसमें कौन कौन सी शब्दावली प्रयोग की जाती है। मैं कुछ शब्दावली आपको अवतल दर्पण में बताऊंगा और कुछ शब्दावली में उत्तल दर्पण में बताऊंगा। दोनों में जो शब्दावली प्रयोग होती है वह लगभग एक जैसी होती है। सबसे पहले जो दर्पण होता है उस दर्पण के बीचों बीच जो लाइन होती है उसे हम मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष, यहां देखिए इस दर्पण में ये मुख्य अक्ष है। उसके पश्चात जहां मुख्य अक्ष दर्पण को ठीक बीच में काटता है उसे हम ध्रुव कहते हैं। देखिए यहां ध्रुव ये है और यहां ध्रुव ये है। अब आप जानते हैं कि जब हम कोई भी दर्पण बनाते हैं तो वह एक गोले के भाग होते हैं, यानी कि गोले को काटकर उसमें पॉलिश की जाती है तब दर्पण बनाए जाते हैं। तो जो गोला होता है उसका एक अपना केंद्र होता है। तो उस केंद्र को मान लीजिए ये गोला था, इसका केंद्र यहाँ है, तो इस केंद्र को कहते हैं वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। उसके पश्चात यह समझते हैं कि जो गोले की परिधि होगी, यहां पर हम उसे ध्रुव कह रहे थे, ध्रुव से लेकर और वक्रता केंद्र तक जो दूरी होगी, यानी कि यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी है यह गोले में त्रिज्या होगी। तो यहां पर इसे वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। वक्रता का अर्थ होता है मुड़ी हुई चीज, वक्र पृष्ठ। तो यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी है इसे वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। अवतल दर्पण में यह समझने की कोशिश करते हैं जब प्रकाश किरणें दर्पण के समांतर आती हैं, यानी कि जो प्रकाश किरणें हैं वह दर्पण में समांतर आपतित होती हैं, तो परावर्तन के पश्चात वो सारी किरणें मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर आकर एक दूसरे को मिल जाती हैं। ये मुख्य अक्ष है और मुख्य अक्ष के ऊपर एक बिंदु होगा जिस पर वो सारी किरणें आकर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। इस बिंदु को कहते हैं फोकस। तो इसको हम बहुत अच्छे तरीके से परिभाषित कर सकते हैं। तो देखिए इस चित्र को और उसके बाद परिभाषा बनाइए। इस तरीके से हम परिभाषा बनाने वाले हैं। अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली यानी आने वाली प्रकाश किरणें
परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं या मिलती हैं उसे फोकस कहते हैं। तो यह वह बिंदु था जहां पर ये एक दूसरे को मिली थी, तो इसे हम अवतल दर्पण का फोकस कहते हैं। ठीक यहां उत्तल दर्पण में इसे दूसरे तरीके से परिभाषित करेंगे। देखिए चित्र में फिर से, उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें, यहां तक बिल्कुल वही परिभाषा है। परावर्तन के पश्चात, यहां परावर्तन हो गया, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही है, ये जो डॉट डॉट लाइन है इनका अर्थ है वास्तविक रूप में नहीं, आती हुई प्रतीत हो रही है, उसे हम उत्तल दर्पण का फोकस कहते हैं। एक बार पुनः परिभाषा पर ध्यान दीजिए। उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं उसे उत्तल दर्पण का फोकस कहते हैं। अगली जो शब्दावली है वह यह है कि जो ध्रुव और फोकस, यानी कि फोकस यहां भी एक ही है। मैंने कहा था आपको कि कुछ शब्दावली मैं यहां पे लिख रहा हूं। तो जो ध्रुव है और ध्रुव से लेकर फोकस तक की दूरी है, इसे फोकस दूरी कहा जाता है। यानी कि हमें ध्रुव से लेकर यहां तक की दूरी नापनी है, वो जो भी होगी वह फोकस दूरी होती है। अलग अलग दर्पण की फोकस दूरी अलग अलग होती है। वह इस बात पर निर्भर करती है कि हमने उसे कितनी त्रिज्या के गोले से काटा हुआ है। जो फोकस दूरी है और वक्रता त्रिज्या है, उन दोनों में यह संबंध होता है, यानी कि फोकस दूरी को स्मॉल f से लिखते हैं, f = r/2। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, फोकस जो बिंदु है उसे हम कैपिटल F यूज कर रहे हैं और जो फोकस दूरी है उसे स्मॉल f यूज कर रहे हैं। आप कैपिटल लेटर का F भी यूज कर सकते हैं। तो यहां पर f = r/2 हो गया, या हम ये कह सकते हैं r = 2f होता है। थोड़ा सा समतल दर्पण की फोकस दूरी के लिए भी डिस्कस कर लेते हैं। समतल दर्पण में हमने देखा था कि जो भी प्रकाश किरणें समांतर आएंगी वो उसी पर वापस हो जाएंगी, यानी कि वो परावर्तन के पश्चात भी समांतर रहने वाली है। और ये गणित का भी रूल है और हम ऑलरेडी इसके बारे में जानते हैं। कोई भी दो समांतर किरणें कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं या वो कहीं भी एक दूसरे को नहीं मिलती हैं। यदि वो एक दूसरे को नहीं मिलती हैं तो इसका अर्थ ये हुआ कि वो अनंत तक एक दूसरे को नहीं मिलेंगी। इसीलिए जो समतल दर्पण होता है उसकी फोकस दूरी अनंत होती है। समझदारी के साथ आप इसे समझिए कि प्रकाश किरणों ने कहीं भी मिलना नहीं है, इसलिए उसकी फोकस दूरी अनंत होती है। इसीलिए समतल दर्पण में जब भी कोई प्रतिबिंब बनता है वह आभासी बनता है और वस्तु के ठीक बराबर बनता है और दर्पण से उतना ही पीछे बनता है। हम अपने अगले वीडियो में जो गोलीय दर्पण हैं उनके द्वारा जो प्रतिबिंब बनते हैं, यानी कि वस्तुओं की अलग अलग स्थितियों में उनके द्वारा जो प्रतिबिंब बनते हैं, उन स्थितियों पर चर्चा करेंगे कि वो स्थितियां कौन कौन सी हैं और प्रतिबिंब की स्थितियां कौन कौन सी हैं। इसके साथ ही हम इस चीज पर भी डिस्कस करेंगे कि जो प्रतिबिंब बनता है वह वास्तविक होता है या अवास्तविक होता है।